गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आकाश, सरस्वती, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? इकबाल, गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है। कहाँ थे हम कल? कहाँ थे कल? डिजाइन क्राइटेरिया हो गया था, मतलब ग्रिड चैम्बर हो गया था। कुल मिला के बात ये, मतलब ग्रिड चैम्बर हो गया था। अच्छा मुझे बताओ, स्किमिंग टैंक किस काम आता होगा? स्किमिंग टैंक कल भी बताया था मैंने कल भी बताया था शायद कि स्किमिंग टैंक किस काम आता होगा। हम्म। यस, टू रिमूवल ऑयल, ग्रीस, सोप वगैरह वगैरह। ठीक है। करते क्या है स्किमिंग टैंक में? करते क्या है स्किमिंग टैंक में? व्हाट डू वी डू इन स्किमिंग टैंक? कंप्रेस्ड एयर पास कराते हैं। वेरी गुड। आगे लिखिए इसके बाद, ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर।
देखिए ट्रिकलिंग फिल्टर का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है जो वाटर ट्रीटमेंट में था, बिल्कुल सेम। फर्क क्या है कि यहाँ पे बहुत छोटी जो इम्प्योरिटीज हैं, बहुत छोटे इम्प्योरिटीज को नहीं हटाया जाता है, और जो बड़े पार्टिकल्स हैं उसके लिए फिल्टर बेड, वहां पे पानी के ट्रीटमेंट के लिए फिल्टर बेड हुआ करता था सैंड, यहाँ पे फिल्टर बेड होगा स्टोन, यहाँ पे फिल्टर बेड होगा स्टोन। बाकी पूरा मैकेनिज्म सेम है। जिस तरीके की वो बायोलॉजिकल लेयर वहां बनती थी, उसी तरीके की बायोलॉजिकल लेयर यहां बनेगी। और जो पूरी प्रोसेस होगी, क्योंकि हमारा जो प्राइम कंसर्न है यहाँ पे, वो बीओडी को रिमूवल करना है, वो बीओडी रिमूवल है। और बीओडी रिमूवल का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर का रिमूवल। जो भी प्रोसेसेस कल मैंने बताई थी कि एरोबिक प्रोसेस होगी या अनएरोबिक प्रोसेस होगी, दोनों प्रोसेसेस इस बायोलॉजिकल लेयर में हुआ करती है, दोनों ये बायोलॉजिकल लेयर में होती है। जहां पे जैसे इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ कुछ एल्गीज वगैरह भी हो जाते हैं। अब वो एल्गीज क्या करेंगे, सनलाइट से, सन से लाइट लेके फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन जनरेट करेंगे, उसको बैक्टीरिया काम लेता रहेगा। जहां जहां तक ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी, वो होगी इस बायोलॉजिकल लेयर की अपर रेंज में। उस अपर रेंज में तो क्या होगा, एरोबिक रिएक्शन हो जाएगी, और इसकी जो बॉटम पार्ट होगा, उस बॉटम पार्ट में अनएरोबिक रिएक्शन होती रहेगी। जो तरीके बताए थे मैंने कल कि सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर खत्म होगा, उसके बाद में फिर आपका जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एंडोजेनस रेस्पिरेशन से खत्म हो जाएगा। वो पूरी प्रोसेस इस बायोलॉजिकल लेयर में होती है। उसके बाद नीचे जो पानी आता है वो कंपेरेटिवली साफ होता है, नीचे जो सीवेज आता है वो कंपेरेटिवली साफ होता है। तो जो ये मैकेनिज्म हम पहले पढ़ चुके हैं फिल्टर का, फिल्टर का मैकेनिज्म क्या है, बिल्कुल सेम वैसा है, बिल्कुल सेम वैसा का वैसा है। मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ उसका, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये कर, इसका फिल्टर जो बेड है ये रोटेट करता रहता है, ये सर्कुलर उसमें होता है, सर्कुलर प्लान में होता है। तो इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ एक बार। तुम उस डायग्राम का चाहो तो डायग्राम साथ में बना लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे तुम्हारी मर्जी। अभी नहीं। अभी दवाई लिए है।
छाप लो इसको एक बार, इसको बना लो एक बार। फटाफट बनाओ। डन। देखिए इसमें होता क्या है, पानी यहां से आके ये पूरे का पूरा रोटेट करता रहता है, ये आर्म्स रोटेट करते रहती है। एक्चुअल में ये सर्कुलर प्लान में होता है, एक्चुअली ये सर्कुलर प्लान में होता है, ठीक है। और इसके चारों तरफ लेटरल्स होते हैं। तो पानी ट्रिकल करेगा, पानी ट्रिकल करेगा यहां पे, पानी में जो इंप्योरिटीज होंगी वो जमा हो जाएंगी, वाटर में जो भी इंप्योरिटीज होंगी वो जमा हो जाएंगी इस तरह से, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा, बैक्टीरिया होगा, एल्गीज वगैरह होंगी, और ये एक बायोलॉजिकल लेयर फॉर्म कर लेते हैं, जिसको मोज़ेक लेयर भी कहा। ये एक बायोलॉजिकल लेयर है, और इस बायोलॉजिकल लेयर में पूरा ट्रीटमेंट होता रहता है। यहां पे हम दो चीजें अप्लाई करते हैं, यहां पे हम दो चीजें अप्लाई करते हैं, एक बीओडी और एक वाटर, मतलब सीवेज। दो टर्म आपको सुनने को मिलेंगी, एक हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, एक हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट रिलेट करता है वाटर के साथ, और कितना अमाउंट आप बीओडी या ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करते हैं वो बोला जाता है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिक मैटर पानी में होगा, उसको भी आप साथ साथ ट्रिकलिंग फिल्टर पे अप्लाई कर रहे हो। तो दो चीजें साथ साथ यहां पे हम अप्लाई करते हैं, मतलब सीवेज ही अप्लाई करते हैं, लेकिन उस सीवेज में ये दोनों चीजें ही होती हैं, वाटर होता है और ऑर्गेनिक लोडिंग रेट होती है, ठीक है। डन ना। प्रोसेस इसकी पूरी आपको पता है, जो फिल्टर की प्रोसेस है वही है, फिर भी मैं लिख देता हूं। इस सीवेज ट्रीटमेंट में दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ट्रिकलिंग फिल्टर और एक एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एएसपी। दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। So as the waste water trickles through, as the waste water trickles through, waste water trickles through filter medium, through filter medium, biomass layer grows, biomass layer grows, biomass layer grows and attaches to the medium, and attaches to the medium, to the medium, and
makes filter ready, makes the filter ready for operation, ready for operation within 2 to 3 weeks. Operation filter ready for operation within 2 to 3 वीक। ये नए फिल्टर की बात है कि नए फिल्टर को ऑपरेशनल होने में लगभग 2-3 वीक लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वाटर डालेंगे तो जो बायोलॉजिकल लेयर फॉर्म होगी, जो ऑर्गेनिक मैटर की लेयर बनेगी, उसको फॉर्म होने में, उसको चिपकने में, उस लेयर को फॉर्म होने में लगभग 2 से 3 वीक लग जाते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो प्रोसेस, पूरी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती रहेगी। When the wastewater flows through this, when wastewater flows wastewater flows through this biomass layer, biomass layer, or I can say biomass layer and organic matter present in it, biomass layer मतलब organic matter present in it, present in it comes contact with bacteria, comes contact with, comes contact with bacteria, और बैक्टीरिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ना, प्रेजेंट इन द बायोमास लेयर, प्रेजेंट इन, उस डर्टी लेयर को बायोमास लेयर भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल लेयर भी बोलते हैं। बायोमास लेयर which carries out oxidation of, which carries out oxidation of, which carries out oxidation of organic matter, oxidation of organic matter resulting in formation of new biomass, resulting in formation of biomass, resulting in formation of biomass which gets attached, which gets attached over filter medium। मतलब बायोमास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर उसको मिलता जाएगा, वैसे वैसे बायोमास बढ़ता जाएगा। ठीक है, बायोमास बढ़ता जाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, over a period of time, over a period of time, scarcity of food, scarcity of food मतलब धीरे धीरे भोजन कम पड़ने लग जाएगा, मतलब ऑर्गेनिक मैटर कम पड़ने लग जाएगा या खत्म हो जाएगा। scarcity of food and oxygen takes place। अगर बायोलॉजिकल लेयर की थिकनेस ज्यादा हो जाएगी तो सनलाइट भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा और ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। टेक प्लेस इन बॉटम लेयर, in bottom layer due to increase in thickness of, due to increase in thickness of slim layer, slim layer, due to increase in thickness of slim layer which leads to increase, which leads to increase the concentration of, increase the concentration of dead cells or dead cell mass,
in the layer the presence of dead cell mass, the presence of dead cell mass weakens bond between medium particle and biomass layer. Weakens bond between biomass layer and the filter particles and the filter particles, resulting in slowing resulting in slowing इस स्लोइंग का मतलब होता है रिमूवल, में ब्रैकेट में लिख देता हूं रिजल्टिंग इन स्लोइंग रिमूवल ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर, ड्यू टू continuous flow of wastewater continuous flow of wastewater on the filter. लिखो इसको एक बार। डन। एवरीवन देखिए होता क्या है, जो ये मान लेते हैं कि फिल्टर है ना, ये फिल्टर है, इसमें फिल्टर बेड है। अब फिल्टर बेड पे क्या होगा, एक बायोलॉजिकल लेयर फॉर्म होगी। ये सपोज वो बायोलॉजिकल लेयर है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, वगैरह वगैरह सब है। अब इनिशियली बैक्टीरिया कम होता है, इनिशियली बैक्टीरिया कम होता है, लेकिन जब इसमें वेस्ट वाटर आता जाएगा, इनिशियली बैक्टीरिया कम है, लेकिन जब आप इस पे वेस्ट वाटर डालोगे तो वेस्ट वाटर में क्या है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, मतलब ऑर्गेनिक मैटर है। वो ऑर्गेनिक मैटर यहां चिपक जाएगा, वो ऑर्गेनिक मैटर यहां चिपक जाएगा। यहां चिपकने के बाद जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेंगे, उसको खाएंगे। अगर बैक्टीरिया इसको खाएंगे तो बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर की संख्या कम हो जाएगी। धीरे धीरे ये थिकनेस बढ़ने लगती है, ये बायोलॉजिकल लेयर की थिकनेस धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब बायोलॉजिकल लेयर की थिकनेस बढ़ेगी तो अपर रीच में तो अभी भी वाटर आता जा रहा है, तो अपर रीच में होगा क्या, ऑर्गेनिक मैटर की सफिशियंसी बनी रहेगी। लेकिन बॉटम रीच में, बॉटम पार्ट में ऑर्गेनिक मैटर नहीं पहुंच रहा है, ना ही यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच रही है। इस वजह से होगा क्या, एंडोजीनस रेस्पिरेशन शुरू होगा नीचे वाले लेयर में।
नीचे वाले लेयर में एंडोजीनस रेस्पिरेशन शुरू होगा, एंडोजीनस रेस्पिरेशन शुरू होगा तो डेड सेल ज्यादा हो जाएंगे। अब डेड सेल में और जो पार्टिकल है उनके बीच में तो बॉन्डिंग होती नहीं है, तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये वाला पार्ट गिर के नीचे आने लग जाएगा, ये वाला पार्ट गिर के नीचे की तरफ आ जाएगा और आगे चला जाएगा सेडिमेंटेशन। ये प्रोसेस लगातार चलती है। अब इसमें हो सकता है कुछ जिंदे बैक्टीरिया भी हो सकता है कुछ मरे हुए बैक्टीरिया भी। गॉट इट? ये कहा है उसने। समझ में आ गया यहां तक फिल्टर की कहानी? हाँ ना कुछ। जनरली ये जो फिल्टर हैं ये दो तरह के होते हैं। जनरली जो फिल्टर हैं ट्रिकलिंग फिल्टर, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, एक होता है स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। इस स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है, ये बहुत साधारण सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। पीएसटी से प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, पीएसटी का एफ्लुएंट आया, वो आएगा ट्रिकलिंग फिल्टर में, ट्रिकलिंग फिल्टर से वो चला गया एसएसटी में, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। दैट्स इट। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में चला गया, दैट्स इट। ये तो है स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। दूसरा आता है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। ये हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर दो तरह के होते हैं, एक सिंगल स्टेज, एक डबल स्टेज। पहला मैं बात करता हूं सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, इसमें क्या होता है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, नीचे बना देता हूं, उधर दूसरा बना लेंगे। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का एफ्लुएंट आया, वो चला गया ट्रिकलिंग फिल्टर में, ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद वो चला गया एसएसटी में, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। अब जैसा मैंने कहा तुमको कि जो स्लोइंग होगी, जो रिमूवल होगा, उसमें कुछ मरी हुई सेल रहेंगी, कुछ हो सकता है जिंदे पार्टिकल्स भी हो। हम क्या करते हैं, जैसे यहां से मान लेते हैं कि जो डिस्चार्ज आ रहा है वो डिस्चार्ज क्यू नॉट है, जो डिस्चार्ज प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से आ रहा है वो, यहां भी क्यू नॉट पहुंचेगा डिस्चार्ज। इसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से इसमें कुछ डिस्चार्ज क्यू आर, रिसर्कुलेशन डिस्चार्ज, इसको वापस हम क्या करते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर में अलाउ कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है, इस सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में हाइड्रोलिक लोडिंग रेट तो कम रहेगी। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट का मतलब ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर ट्रिकलिंग फिल्टर में खत्म हो चुका है। और जब हम इस वाले सीवेज को वापस रिसर्कुलेट करेंगे ट्रिकलिंग फिल्टर में, तो इसमें तो पहले से ऑर्गेनिक मैटर कम है और उसके भी रिमूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम ये नहीं मानते कि यहां पे ऑर्गेनिक लोडिंग रेट है, रिसर्कुलेशन वाले टाइम पे नहीं मानते कि ऑर्गेनिक लोडिंग रेट है जब तक हमको दिया हुआ नहीं है। हम ये मानते हैं कि ये जो रिसर्कुलेशन किया गया है, ये रिसर्कुलेशन किया गया है सिर्फ हाइड्रोलिक लोडिंग रेट को बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट को नहीं। मतलब सिर्फ वाटर के डिस्चार्ज को बढ़ाने के लिए ये रिसर्कुलेशन किया गया। ठीक है, ये है सिंगल स्टेज जिसमें रिसर्कुलेशन किया जाता है। एक होता है टू स्टेज, एक होता है टू स्टेज। टू स्टेज में भी आपको दिख रहा होगा, टू स्टेज में क्या होता होगा, टू स्टेज में क्या होता होगा, ये फिल्टर दो बार काम करेगा। कैसे कैसे, एक बार पीएसटी से आया एफ्लुएंट, वो चला गया ट्रिकलिंग फिल्टर में, फिर यहां पे एक इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट सेडिमेंटेशन टैंक, ये डिस्चार्ज आया क्यू नॉट, यहां से वापस हमने रिसर्कुलेट कर दिया क्यू आर को, क्यू आर आने के बाद अब यहां डिस्चार्ज आएगा ट्रिकलिंग फिल्टर में क्यू नॉट प्लस क्यू आर, ट्रिकलिंग फिल्टर पे डिस्चार्ज आएगा क्यू नॉट प्लस क्यू आर, और यहां भी इतना ही होगा, यहां से आगे डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू नॉट प्लस क्यू आर। इससे भी ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो एक बार तो हमने रिसर्कुलेट यहां पे कर दिया, फिर इंटरमीडिएट सेडिमेंटेशन टैंक के बाद इसका जो एफ्लुएंट होगा, इसको भी हम एक बार और ट्रिकलिंग फिल्टर में ले जाएंगे, इसको भी हम एक बार और ट्रिकलिंग फिल्टर में ले जाएंगे, यहां पे रिसर्कुलेट नहीं करते और वापस इसको सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में ले जाते हैं। यहां पे करना चाहो तो यहां पे भी इसको रिसर्कुलेट किया जा सकता है, यहां भी इसको रिसर्कुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हमसे जनरली नहीं पूछा जाता, आपसे पूछेगा
या तो स्टैंडर्ड रेट का पूछेगा या हाई रेट का पूछेगा, सिंगल स्टेज का। इस तरीके की फंक्शनिंग होती है। तो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर से, रीसर्कुलेशन के कारण, रीसर्कुलेशन के कारण। और किसी का भी हो रहा है क्या ब्लर? नहीं हो रहा होगा मेरे ख्याल से। इज एवरीवन गेटिंग ब्लर स्क्रीन? नहीं हो रहा होगा। डन। उसके बाद देखिए डिजाइन पैरामीटर्स फॉर ट्रिकलिंग फिल्टर। डिजाइन पैरामीटर्स फॉर ट्रिकलिंग फिल्टर। डिजाइन पैरामीटर्स फॉर ट्रिकलिंग फिल्टर। डिजाइन पैरामीटर्स, इसमें देखो सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। एक तो रिसर्कुलेशन रेशियो काम में लेते हैं, एक रीसर्कुलेशन रेशियो काम लेते हैं, आगे काम आएगा ये। इसको लिखते हैं आर, और ये आर होता है क्यू आर बाय क्यू नॉट। कितना हमने रिसर्कुलेट किया डिवाइडेड बाय इनिशियल डिस्चार्ज। सरफेस एरिया की कैलकुलेशन करनी हो वो यूनिट से ही हो जाता है। सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एच एल आर, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। ये है एक्सक्लूडिंग रिसर्कुलेशन। मैं बताऊंगा अभी इसका मतलब क्या है। एक्सक्लूडिंग रिसर्कुलेशन, एक्सक्लूडिंग रिसर्कुलेशन। और सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्यू नॉट प्लस क्यू आर डिवाइडेड बाय एच एल आर। ये है इंक्लूडिंग रिसर्कुलेशन, ये है इंक्लूडिंग रिसर्कुलेशन। वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं इज इक्वल टू क्यू नॉट एस नॉट डिवाइडेड बाय ओ एल आर। अभी बताऊंगा मैं क्या है ये एस नॉट। क्यू नॉट इंटू एस नॉट ओ एल आर, एक्सक्लूडिंग रिसर्कुलेशन, एक्सक्लूडिंग recirculation, and volume equals to q naught s naught plus qr sr divided by olr, including recirculation।
जनरली लेकिन काम लेते नहीं है इसको, जनरल इसको काम लेते नहीं है। इंक्लूडिंग रीसर्कुलेशन, लिखो इसको, ये इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग क्या है इसको समझते हैं अब। गॉट इट, लिख लिया। देखिए पहली बात तो मैंने तुमको ऑर्गेनिक लोडिंग रेट और हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ये तो दोनों बता दिए। वाटर का डिस्चार्ज हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, और ऑर्गेनिक मैटर का जो क्वांटिटी है जो डिस्चार्ज आ रहा है पर यूनिट, वो है आपका ऑर्गेनिक लोडिंग रेट OLR। इन दोनों की वैल्यू आपको गिवन रहेगी। अगर हम ट्रिकलिंग फिल्टर में, ये PST है, ये ट्रिकलिंग फिल्टर है, ये SST है, यहां से हमने रिसर्कुलेट किया, रिसर्कुलेट किया। अब एक्चुअली इस ट्रिकलिंग फिल्टर पे यहां से क्यू नॉट डिस्चार्ज आ रहा है, और क्यू नॉट डिस्चार्ज के साथ जो BOD है, वो BOD को मैंने लिखा है S नॉट से। यहाँ पे S नॉट का मतलब BOD है, तो क्यू नॉट को S नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुमको टोटल BOD मिल जाएगा। यहां से जो डिस्चार्ज आ रहा है वो आ रहा है QR, और इस डिस्चार्ज में SRBOD है। इसको जनरली हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये SRBOD है, ठीक है। अब जितना डिस्चार्ज आ रहा है इस ट्रिकलिंग फिल्टर पे, टोटल डिस्चार्ज कितना आ रहा है, टोटल डिस्चार्ज तो अल्टीमेटली इस पे क्यू नॉट प्लस क्यू आर आएगा, टोटल डिस्चार्ज क्यू नॉट प्लस क्यू आर आएगा। जब हम सर्कुलेशन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सर्कुलेशन है, इंक्लूडिंग रीसर्कुलेशन, ये जो क्यू आर है इसको रीसर्कुलेशन डिस्चार्ज बोलते हैं, इसको रीसर्कुलेशन डिस्चार्ज बोलते हैं। जब तक ये आएगा तो अल्टीमेटली यहां पे दोनों डिस्चार्ज आएंगे, तो ट्रिकलिंग फिल्टर को आपको दोनों डिस्चार्ज रोकने के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। तो अगर तुमसे कहा गया है कि इंक्लूडिंग रीसर्कुलेशन, इन रीसर्कुलेशन हो रहा है अगर, तो आपके पास दोनों वैल्यूज होंगी, या तो क्यू नॉट और क्यू आर होंगे, या इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी और एक रिसर्कुलेशन फैक्टर का वैल्यू होगा, या रिसर्कुलेशन रेशो का वैल्यू होगा। कुल मिलाकर के हम दोनों वैल्यू निकालने में कैपेबल रहेंगे। अगर रिसर्कुलेशन नहीं हो रहा होता तो सिर्फ कितना डिस्चार्ज आता है इसके ऊपर, ओनली क्यू नॉट। तो क्यू नॉट को हाइड्रोलिक लोडिंग रेट से डिवाइड कर देते, आपको मिल जाता सरफेस एरिया, ठीक है। मतलब अगर रिसर्कुलेशन हो रहा है तो हम क्यू आर को कंसिडर करेंगे, नहीं हो रहा तो हम नहीं कंसिडर करेंगे। कहने का मतलब ये है, सिर्फ डिजाइन पैरामीटर यहीं से सेटिस्फाई हो जाते हैं इसके। वॉल्यूम एरिया हम निकाल लेते हैं, बाकी वॉल्यूम और एरिया आ गया तो डेप्थ अपने आप आ जाएगी। अब बात करते हैं जो सवाल पूछा जाता है यहां से, वो पूछा जाता है
एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर का। देखिए एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। सबसे पहला है स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का, स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का, दिस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.0044 अंडर रूट यू। ये अनफॉर्चुनेटली आपको फॉर्मूले याद ही रखने पड़ेंगे। यहां पे यू का मतलब है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट किसमें, किलोग्राम पर हेक्टेयर मीटर पर डे में। इस चीज का भी ध्यान रखना है हमको कि यूनिट क्या ले रखी है इसमें। ये एम्पिरिकल रिलेशन है, यहाँ पे यू लिया हुआ है किलोग्राम हेक्टेयर मीटर पर डे। इसको हम चेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, नीटा इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.44 रूट यू। इस बार जो यू है वो भी है तो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, लेकिन ये है किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर डे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर डे। ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको डिस्चार्ज का वैल्यू दिया होता है और बोल देता है कि इसमें बीओडी समथिंग मिलीग्राम पर लीटर है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर डे इसकी वैल्यू आ जाती है। ये तो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की बात है, स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की बात है। ये क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, वो क्वेश्चन पूछता है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर से, एफिशिएंसी ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, एफिशिएंसी ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। ठीक है, सिर्फ एक ही बताऊंगा मैं, एक ही काफी है, सिंगल स्टेज का, इससे ऊपर जाएगा नहीं। सिंगल स्टेज, क्योंकि डबल स्टेज का पूछेगा तो वो फिर बड़ा क्वेश्चन बनेगा कन्वेंशनल, वो ईएससी मेंस में पूछा जाता है। इसकी एफिशिएंसी नीटा 1 इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.44 W1 डिवाइडेड बाय V1 इंटू F1, ये फॉर्मूला है। अब यहां पे W1 का मतलब है, यहां पे W1 का मतलब है BOD5 अप्लाइड टू ट्रिकलिंग फिल्टर, BOD5 अप्लाइड टू ट्रिकलिंग फिल्टर। ये लेना है आपको किलोग्राम पर डे में, कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो W1 हम लिख सकते हैं डायरेक्टली Q0 इंटू S0, है ना, एक्सक्लूडिंग रिसर्कुलेशन, एक्सक्लूडिंग, क्वेश्चन करूंगा समझ में आ जाएगा, रिसर्कुलेशन। V1 है यहां पे वॉल्यूम ऑफ टैंक या वॉल्यूम ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, वॉल्यूम ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर मीटर क्यूब में। F1 है रीसर्कुलेशन फैक्टर, रीसर्कुलेशन रेशो अलग है, रीसर्कुलेशन फैक्टर अलग है। यह है रीसर्कुलेशन फैक्टर, और रीसर्कुलेशन फैक्टर का वैल्यू दिया जाता है 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस स्मॉल एफ इंटू आर स्क्वायर, स्मॉल एफ इंटू आर स्क्वायर। ये वैल्यू दिया जाता है F1 का। यहां पे R का मतलब है रीसर्कुलेशन रेशो, R का मतलब है रीसर्कुलेशन रेशो
जिसका वैल्यू होता है क्यू आर बाय क्यू नॉट। और ये जो एफ है, एफ है ट्रीटेबिलिटी फैक्टर, ट्रीटेबिलिटी फैक्टर। इस ट्रीटेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू जनरली 0.9 होता है फॉर सीवेज। सीवेज के लिए 0.9 होता है। इस 0.9 को जब हम यहां लिखते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है F1 का 1 + R डिवाइडेड बाय 1 + 0.1 R, इसका स्क्वायर। तो हम जनरली ये वाला वैल्यू काम में ले लेते हैं F1 का। सारी चीजें आ गई। इससे हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन करके देखेंगे अभी। इसको लिखो पहले। डन। एवरीवन, चलिए क्वेश्चन करते हैं एक। देखिए, इसको अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम बोलते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर को। इसका कारण क्या है कि जो इंप्योरिटीज हैं वो इंप्योरिटी अटैच हो गई थी पार्टिकल के साथ। जो फिल्टर पार्टिकल थे, उन फिल्टर पार्टिकल पे ऑर्गेनिक मैटर, बैक्टीरिया वगैरह अटैच था। इस वजह से वो घुला हुआ नहीं था पानी में। इस वजह से ये अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम है। कल मैंने क्लासिफाई करवाया था ना अटैच्ड ग्रोथ और सस्पेंडेड ग्रोथ दोनों, उसमें से ये अटैच्ड ग्रोथ है। एक क्वेश्चन लिखते हैं। कैलकुलेट द डायमीटर रिक्वायर्ड, कैलकुलेट the diameter required for single stage trickling filter, for
single stage trickling filter which is to yield which is to yield an effluent BOD of an effluent BOD of 20 milligram per liter. 20 milligram per liter. When treating settled, when treating settled domestic sewage, when treating settled domestic sewage, domestic sewage of settled domestic sewage of BOD of BOD 120 milligram per liter. Wastewater flow is wastewater flow is 2200 मीटर क्यूब पर डे. देखिए एक बात तो ध्यान रखना, जब भी आपको हाइड्रोलिक लोडिंग रेट दिया रहेगा तो इस वाली फॉर्म में दिया रहेगा. जब आपको ऑर्गेनिक लोडिंग रेट दिया रहेगा तो मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे या मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड इस तरह से कुछ दिया होगा. तो ये तो पानी का फ्लो है, ये तो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट है. एंड रीसर्कुलेशन डिस्चार्ज एंड recirculation discharge is 4000 मीटर क्यूब पर डे. ये क्यू आर का वैल्यू है, वो क्यू नॉट का वैल्यू है. डेप्थ ऑफ टैंक इज 1.5 मीटर. डेप्थ ऑफ टैंक इज 1.5 मीटर. चलिए क्वेश्चन को लिखो, पहले समझते हैं क्या करना है. देखिए इन भाई साहब के कहने का मतलब क्या है कि कोई प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, उस प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से सीवेज जा रहा है ट्रिकलिंग फिल्टर पे. ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद चला जाता है एसएसटी में, यहां से वापस रिसर्कुलेट होता है, ठीक है, क्यू आर डिस्चार्ज से. अब इंफॉर्मेशन क्या है देखो, डायमीटर रिक्वायर्ड दिस which is to yield an effluent BOD of 20 मिलीग्राम पर लीटर. मतलब इस सिस्टम से जो पानी बाहर जाएगा उसका BOD कितना है, 20 मिलीग्राम पर लीटर. यहां से जो बाहर जाएगा एफ्लुएंट, उसका BOD कितना है, उस BOD को मैं S लिख देता हूं ना, SX लिख देता हूं, या S एफ्लुएंट लिख देते हैं SE. वो है कितना, 20 मिलीग्राम पर लीटर. ठीक है. व्हेन ट्रीटिंग सेटल्ड डोमेस्टिक सीवेज ऑफ BOD 120 मिलीग्राम पर लीटर. मतलब इस पे जो BOD आ रहा है वो कितना है, S नॉट का वैल्यू कितना है, 120 मिलीग्राम पर लीटर है. ठीक है. वेस्ट वाटर फ्लो इज 2200 मीटर क्यूब पर डे. मतलब क्यू नॉट का वैल्यू 2200 मीटर क्यूब पर डे, और क्यू आर का वैल्यू दे रखा है 4000 मीटर क्यूब पर डे. ये पूरा सिस्टम है. इसके लिए पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम तो कैलकुलेट कर लेंगे हम. इसका पूछ रहा है सरफेस एरिया क्या होगा, डायमीटर क्या होगा. वॉल्यूम निकाल सकते हैं, हमको डेप्थ दिया हुआ है तो एरिया आ जाएगा, π/4 d स्क्वायर करेंगे एरिया को तो डी का वैल्यू आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा. अब ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए हमारे पास ले दे के एक ही फॉर्मूला है,
ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए आपके पास ले देखिए फॉर्मूला एक ही है बस। क्या फॉर्मूला है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.44 W1 डिवाइडेड बाय V1 इंटू F1। ले देखिए तुम्हारे पास फॉर्मूला तो एक ही है। अब इस फॉर्मूला में देखो हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए V। हमको चाहिए V। अब इसने किया हुआ क्या है, आपको टोटल चीजें नहीं दी हुई हैं वॉल्यूम के लिए, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट नहीं दिया हुआ है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट दिया हुआ नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, क्या इन दो इंफॉर्मेशन से एफ्लुएंट बीओडी 20 है और इन्फ्लुएंट बीओडी 120 है, इन दोनों से ट्रिकलिंग फिल्टर का एफिशिएंसी का पता लग सकता है क्या? अगर किसी तरह से ट्रिकलिंग फिल्टर का एफिशिएंसी पता चल जाए तो फिर आपको आर का वैल्यू दिया है तो आर के वैल्यू से F1 का वैल्यू आ जाता है, और W1 का वैल्यू मुझे निकाल के बता सकता है क्या कोई? उससे पहले एक काम करो कि इन दो डेटा से एस नॉट का वैल्यू और एस एफ्लुएंट का वैल्यू, इन दोनों से क्या इस डायरेक्टली जो हम जैसे कन्वेंशनली पता करते हैं किसी चीज की एफिशिएंसी, उससे एफिशिएंसी पता चल सकती है क्या? उससे एफिशिएंसी पता चल सकती है क्या? हाँ भाई, इस पे बीओडी आ रहा है 120, जा रहा है 20, मतलब उसने रिमूव कर दिया 100, तो अब इसकी एफिशिएंसी क्या है ये तो निकाल सकते हैं ना हम। उस एफिशिएंसी को यहां रख देंगे, W1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लो कितना किलोग्राम पर डे बीओडी होगा, F1 का वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाता है आर से, और आपको V1 का वैल्यू मिल जाएगा। कौन कैलकुलेट करके बता सकता है? ठीक है 83.33। ओके, अब W1 का वैल्यू बता दो और F1 का वैल्यू बता दो। पहले F1 का बता दो, आसान है, पहले F1 का बता दो, आसान है। कौन बता सकता है? भाई एफिशिएंसी तो तुमने निकाल ली, एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर तो आपने निकाल लिया, क्या हो जाएगा 120 माइनस 20 बाय 120 बाय इंटू 100, तो ये आ गया 83.33%। F1 का वैल्यू निकालो, W1 का वैल्यू निकालो। W1 का वैल्यू निकाल सकते हो आप, यूनिट ध्यान रखना कैसे भी साम दाम दंड भेद से आपको किलोग्राम पर डे में यूनिट चाहिए बीओडी का, बीओडी का यूनिट आपको पता है, इन्फ्लुएंट बीओडी का वैल्यू पता है। उससे मुझे वॉल्यूम का वैल्यू बता दो, मैं भी आता हूं 2 मिनट में। ठीक है, एफ का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगा, डब्ल्यू का वैल्यू निकालो। W1 264, वेरी गुड इकबाल। बस अब तो आ जाएगा वॉल्यूम, अगर W1 आ गया किसी के तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है W1 में, सॉरी W1 आ गया तो अब वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम से एरिया आ जाएगा, एरिया से डायमीटर आ जाएगा, सिंपल।
V 632 ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। और कोई नहीं कर रहा क्या? एनीवन? वेरी गुड। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? भाई सबसे पहला काम है इस फॉर्मूले में हमारा W1 निकालने का, या F1 पहले निकाल लो, F1 निकाल लो, W1 निकाल लो, कोई भी निकाल लो। तो अगर हम F1 निकालें पहले, तो F1 होता है 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 आर और इसका स्क्वायर, यही होता है। यहां पहले आपको आर निकालना पड़ेगा। आर का मतलब क्या होता है? क्यू आर बाय क्यू नॉट। क्यू आर है 4000, क्यू नॉट है 2200। हाउ मच? आर का वैल्यू कितना होगा? आर इक्वल्स टू व्हाट? आर का वैल्यू क्या है? 1.81। तो आर का वैल्यू आ गया 1.81, इसको यहां रखा, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ 1 प्लस 1.81 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 इंटू 1.81 का स्क्वायर। हाउ मच? एफ का वैल्यू 2.01। तो F1 का वैल्यू आ गया 2.01, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा दूसरा काम है W1 का वैल्यू निकालना। W1 क्या है? Q नॉट इंटू एस नॉट। किसमें निकालते हैं इसको? यूनिट याद रखना, किलोग्राम पर डे में निकालते हैं। किसमें निकालते हैं? किलोग्राम पर डे। कौन सा? इन्फ्लुएंट, जो ट्रिकलिंग फिल्टर पे आता है। ट्रिकलिंग फिल्टर पे ये 20 आ रहा है कि 120 आ रहा है? ट्रिकलिंग फिल्टर पे कौन सा बीओडी आ रहा है? ये आ रहा है 20 मिलीग्राम पर लीटर में, ये आ रहा है 20 मिलीग्राम पर लीटर। तो Q का वैल्यू है भाई साहब 2200। 2200 किसमें? मीटर क्यूब पर डे। मीटर क्यूब को लीटर बनाओगे तो 10⁻³ अब किसमें आ गया? लीटर पर डे। लीटर पर डे इंटू एस नॉट का वैल्यू समथिंग मिलीग्राम पर लीटर। तो मिलीग्राम को अगर किलोग्राम बनाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10⁻⁻6। 120 इंटू 10⁻⁻6। अब क्या हो गया? किलोग्राम पर लीटर। लीटर से लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट आ जाएगी आपकी किलोग्राम पर डे में। हाउ मच? W1 264। तो W1 आ गया 264 किलोग्राम पर डे। बस कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के V1 का वैल्यू आ जाएगा। इसको तो मिटा देता हूं, इसका तो कोई काम ही नहीं है। तो सारी चीजें आ गई तुम्हारे पास। एफिशिएंसी है 0.8333, 0.83 ये वैल्यू है। ये वैल्यू परसेंटेज में लिखी जाती है, ध्यान रखना। एफिशिएंसी जो है परसेंटेज में लिखी जाती है, तो यहां हमको 83 लिखना पड़ेगा। 83 इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय
1 प्लस 0.44, W1 का वैल्यू आ गया 264, V1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, F1 का वैल्यू आ गया 2.01। यहां से V1 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, यहां से V1 का वैल्यू कैलकुलेट करो, यहां से कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V1। 632.88, 632.88, तो ये आ गया 632.88 मीटर क्यूब। इतना तो वॉल्यूम है, हमको चाहिए डायमीटर, डेप्थ दे रखा है, तो एरिया कितना हो जाएगा V1 बाय डेप्थ। डेप्थ कितना है, 1.5 मीटर है क्या, तो 632.88 डिवाइडेड बाय 1.5, कितना सरफेस एरिया आया, कितना सरफेस एरिया, कितना आया सरफेस एरिया, 421.92, 421.92 मीटर स्क्वायर। डायमीटर निकाल दो, एस एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4d स्क्वायर, तो 421.92 इक्वल्स टू पाई बाय 4d स्क्वायर, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाउ मच, 23.17। तो तुम्हारे पास सिर्फ यही फॉर्मूला है एक ट्रिकलिंग फिल्टर में, इसी को किसी भी तरह से यूज लेना पड़ सकता है, इसी को किसी भी तरह से यूज लेना पड़ सकता है। अगर तुमको डिस्चार्ज और हाइड्रोलिक लोडिंग रेट दोनों दी होती तो हम इस V1 को निकाल लेते, उसके बाद में हम एफिशिएंसी निकाल सकते थे। लेकिन यहां तुमको डिस्चार्ज दे रखा है, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट नहीं दी हुई, लेकिन एफिशिएंसी का क्लू दिया है, एफिशिएंसी निकाल ली, उससे वॉल्यूम आ जाएगा। तो उल्टा सीधा किसी भी तरह से इस वाले फॉर्मूले को काम में लेना पड़ सकता है आपको। गॉट इट? कर लोगे? आगे चलें? सिर्फ इसी फॉर्मूले को कैसे भी आपको काम में लेना पड़ सकता है। ओके, आगे देखिए,
रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर दूसरा एक मैकेनिज्म है या दूसरी जो यूनिट है, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर आरबीसी। रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर आरबीसी। ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी दोनों का सिस्टम है, अटैच्ड ग्रोथ भी है और ये सस्पेंडेड ग्रोथ भी है। इसमें क्या करते हैं देखिए, इसमें क्या होता है, इस तरीके का टैंक होता है। इस टैंक में यहां से पानी आएगा, इन्फ्लुएंट, ट्रीटमेंट होने के बाद यहां से हम पानी को निकाल देंगे, बाकी स्लज नीचे जमा रह जाएगा, एफ्लुएंट। अब होता क्या है, इसमें कई सारी डिस्क होती हैं, इसमें कई सारी डिस्क होती हैं। कई सारी डिस्क का मतलब क्या है, अब वो छोटी बड़ी साइज कुछ भी हो सकती है। इस तरीके की रोटेटिंग आर्म्स होती हैं, इस तरीके की रोटेटिंग आर्म्स होती हैं, इस तरीके की। ये एक दूसरे के उल्टी डायरेक्शन में रोटेट कर रही होती हैं। अगर ये इस तरह से रोटेट करेगा तो ये इस तरह से रोटेट करेगा, और इनकी जो सरफेस होती है, इसकी सरफेस पे इस तरह से मार्किंग होती है, दांत से निकले होते हैं, इसके टूथ निकले होते हैं, इस तरह से इसका, इसी तरह से इसका। ये मैंने सिर्फ 2 नंबर लिए हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं ये ना, 5 7 10 भी हो सकते हैं ये रोटेटिंग आर्म्स। ये आरबीसी 5 7 10 भी हो सकते हैं। होता क्या है, ये जो वाटर में डूबे रहते हैं, जैसे ये वाटर टेबल है, ये वाटर में तकरीबन 0.4 टाइम्स ऑफ डायमीटर इतना डिप कर रहे होते हैं और लगातार धीरे धीरे घूमते रहते हैं। जब ये आम, ये वाली आम सपोज, जब ये आम पानी में है, जब तो क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर और जो बैक्टीरिया है दोनों पानी के सस्पेंशन में भी रहेंगे और इस रोटेटिंग आर्म के साथ चिपके हुए भी रहेंगे। जैसे ऊपर आएगा ये, यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा, यहां जाएगा, अनेरोबिक कंडीशन बन जाएगी। तो ये दोनों तरीके का काम करेगा। कौन कौन सा काम करेगा, अटैच ग्रोथ का भी काम करेगा और सस्पेंडेड ग्रोथ का भी काम करेगा। क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो अटैच ग्रोथ का काम कर रहा होगा, जब ये पानी में नीचे की तरफ आएगा तो सस्पेंडेड ग्रोथ का काम कर रहा होगा। और जो भी मैकेनिज्म इस लेयर में होगा, क्योंकि जो इंप्योरिटीज होंगी वो इंप्योरिटीज इस टूथ की चिपक जाएंगी, जिसमें बायोलॉजिकल बायोमास भी होगा और इसमें आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, चिपके रहेंगे, डिकम्पोजिशन होता रहेगा। जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होता रहेगा वैसे वैसे होगा क्या, लास्ट में जाकर के डेड सेल बचेंगी, वो डेड सेल यहां से रिमूव हो जाएंगी, क्योंकि डेड सेल का जो फिर अटैचमेंट है वो अटैचमेंट खत्म हो जाता है, डेड सेल रिमूव हो जाती है, नीचे सेट हो जाती है। क्लियर, व्हाट इट। बना लो इसको। ये रोटेटिंग डिस्क है, रोटेटिंग डिस्क है, यहां से इनको ऑक्सीजन मिलती रहती है। बना लो इसको। तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, और पूरे में मैकेनिज्म तो मैंने तुमको कल बता दिया था, वही है जो ट्रीटमेंट का मैकेनिज्म है, वो तो वही है। बैक्टीरिया खाएगा ऑर्गेनिक मैटर को, फिर ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा, फिर बैक्टीरिया अपने आप को खा के खत्म कर लेगा, दैट्स इट। तुमने देखा होगा कई बार क्या होता है, अपने आसपास गंदा सारा पानी भरा होता है, और अगर उस गंदे पानी को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए कुछ टाइम के लिए, तो थोड़े समय के बाद वो अपने आप साफ हो जाता है। तो इसी तरीके की प्रोसेसेस होती रहती है। कई सारी प्रोसेस सेल्फ ड्रिवन भी होती हैं इस तरीके की, जैसे ऑक्सीडेशन पॉइंट में होता है।
बना लिया? डन? In this case, in this case, rotating discs are used. Rotating discs are used, which are closely spaced, which are closely spaced, closely spaced with each other, with with each other, with each other, as a medium for growth, as a medium for growth of biomass, medium for growth of biomass, biomass layer लिख देता हूं, biomass layer. This biomass layer comes in contact, this biomass layer comes in contact, this biomass layer comes in contact with organic matter, contact with organic matter when disk is immersed, when disk is immersed, when disk is immersed in water, in wastewater, and utilizes oxygen, and utilizes oxygen when exposed to atmosphere, when exposed to atmosphere, to oxidize organic matter, to oxidize organic matter, resulting in formation of biomass, resulting in formation of biomass, which gets itself attached, which gets itself attached. पूरा मैकेनिज्म फिल्टर वाला है ये. Itself attached to filter, to disk, to the disk itself. Over a period of time, over a period of time, thickness of biomass layer, thickness of biomass layer, thickness of biomass layer over the rotating disk, over rotating disk
increases and slowed off due to turbulence due to turbulence created by rotation of disk, rotation of disk, and finally taken to SSD, and finally taken to SSD for removal. क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर तो हट ही गया है, अब सिर्फ बायोलॉजिकल सेल्स हैं जो डेड सेल, वो जाकर के सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल हो जाएंगे. द डेप्थ ऑफ इमर्जन ऑफ डिस्क, द डेप्थ ऑफ immersion of disk is kept to be is kept to be 0.4 times of diameter. This system takes the advantage this system takes the advantage this system takes the of both advantage of both attached and the suspended growth system, both attached and the suspended growth system. Get it right?
डन। एवरीवन, सभी ने कर लिया? सभी ने कर लिया क्या? अब सीवेज ट्रीटमेंट में लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। इसमें क्या होता है देखिए, एएसपी, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से फ्लुएंट आया, वो गया रिएक्टर में। रिएक्टर का मतलब है जहां पे ये सारी रिएक्शन होंगी, एक जो प्रोसेस होगा, जो ट्रीटमेंट प्रोसेस होगी, वो रिएक्टर है। ठीक है। अब होगा क्या रिएक्टर में, वो मैकेनिज्म तो मैंने पहले देख लिया था, किस तरह से बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होगी ज्यादा होगी वो देखेंगे अभी। रिएक्टर के बाद ये रिएक्शन होके सारा काम हुआ के और चला जाता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। अब हमको लास्ट में ये पता है कि जब ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाता है बैक्टीरिया के लिए, उसके बाद बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने आप को खत्म कर लेगा और हम उसको सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में सेट करवा देंगे। लेकिन हो सकता है उसमें से कुछ बैक्टीरिया भी काम का हो, कुछ बैक्टीरिया जिंदा हो सकता है सारे के सारे बैक्टीरिया नहीं मरे, हो सकता है सारे के सारे बैक्टीरिया नहीं मरे हो। तो उन बैक्टीरियाज को क्या करते हैं, क्योंकि यहां से तो ऑर्गेनिक मैटर आ ही रहा है, उन बैक्टीरियाज को हम रीसर्कुलेट कर देते हैं इस रिएक्टर में, ताकि जो ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी है उस ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके। इसमें जो वाटर होता है, वाटर को तो बाहर डिस्चार्ज कर देते हैं, क्योंकि वाटर में तो बैक्टीरिया है नहीं, वाटर को तो डिस्चार्ज कर देंगे। जो स्लज है, स्लज मतलब जो नीचे बैठ जाता है वो, उसमें बैक्टीरिया है क्योंकि बैक्टीरिया की डेड सेल है। तो वो बैक्टीरिया हो सकता है कुछ बैक्टीरिया जिंदा हो, उस बैक्टीरिया को वापस से काम लेने के लिए हम रिसर्कुलेट कर देते हैं, जहां से जो ऑर्गेनिक मैटर आएगा अब उसको रिमूव करने में वो हेल्प करेगा। ये बैक्टीरिया जिंदा हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, इसी वजह से इसका नाम है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। इसके पीछे इतनी सी कहानी है बस। द सेटल्ड स्लज इन सेकेंडरी क्लैरिफायर, द सेटल्ड स्लज, द सेटल्ड स्लज इन सेकेंडरी क्लैरिफायर, इन सेकेंडरी क्लैरिफायर, क्लैरिफायर का मतलब सेडिमेंटेशन टैंक, सेकेंडरी क्लैरिफायर containing living microorganism, containing living microorganism, living microorganism is returned to the reactor, is returned, इसको एरेटर भी बोल देते हैं, है ना, रिएक्टर भी बोल देते हैं, रिटर्न टू द रिएक्टर
To increase the available biomass, to increase the available biomass, available biomass, available biomass, and speed up the reaction, and speed up the reaction. The returned sludge from secondary sedimentation tank, the returned sludge from secondary sedimentation tank, from secondary sedimentation tank is active, is active. Hence, this is called, hence this is called activated sludge process, or this particular sludge is called activated sludge. This is called activated sludge. Write it down first. हो गया? इसके बाद लिखिए ग्रोथ कर्व ऑफ बायोमास, कि इस एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में किस तरह से, या फिर सभी तरीके के मैकेनिज्म के लिए वैलिड है ये, जो बायोमास का ग्रोथ कर्व है। कल मैंने तुमको बताया भी था कि किस तरह से बैक्टीरिया इंक्रीज करेगा अपने आप को और किस तरह से खत्म हो जाएगा। ग्रोथ कर्व ऑफ बायोमास, इस तरफ हम बताते हैं ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास दोनों, और इधर हम बताते हैं टाइम। टाइम के साथ ऑर्गेनिक मैटर का क्या होगा? टाइम के साथ ऑर्गेनिक मैटर का क्या होगा? हम्म, टाइम के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर का क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा ना ऑर्गेनिक मैटर, तो टाइम के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर तो कम होता जाएगा, तो ये तो कम ही होता जाएगा। ये क्या है? फूड है। फूड का मतलब ऑर्गेनिक मैटर, फूड का मतलब ऑर्गेनिक मैटर। और जो बायोमास है, वो बायोमास पहले तो बहुत कम है, फिर वो इंक्रीज करेगा एक अपनी अल्टीमेट वैल्यू पे पहुंच के, और अपने आप को खत्म कर लेगा, अपने आप को कम कर लेगा। ठीक है, अब ये जो इसकी फेजेस हैं, ये जो ग्रोथ की फेज है, इस ग्रोथ की फेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बैक्टीरिया के जो ग्रोथ की फेज है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो ग्रीन वाला है वो बायोमास कर्व है, ये है वो बताता है बायोमास। बायोमास कई बार हम एफ बाय एम रेशो कहेंगे आगे, तो एफ बाय एम रेशो का मतलब यही होगा, फूड बाय बायोमास का रेशो, फूड बाय बायोमास का रेशो। अब इसके बाद देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वाले स्टेज में जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है या बैक्टीरिया का नंबर है वो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इस बैक्टीरिया को एक नए एनवायरनमेंट में डाल दिया है। हो सकता है फूड अलग अलग तरीके का फूड हो, अगर तुमको कोई नई जगह पे भेज दे, तुमको यहां से कोई नागालैंड भेज दिया जाए, हो सकता है तुम वहां के खाने के लिए एक्लिमेटेड ना हो, तुम वहां के खाने के लिए तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तो पहले हमको क्या लगता है, एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। इसी तरीके की स्थिति इस बैक्टीरिया के साथ हो सकती है कि शुरुआत में इसको नए एनवायरनमेंट में डाल दिया है, नए ऑर्गेनिक मैटर के साथ डाल दिया है। अगर ऑर्गेनिक मैटर उस बैक्टीरिया के लिए नया नहीं होगा, जब तो इसकी ग्रोथ ग्रोथ जो है वो शुरू से इंक्रीज होती जाएगी तेजी से। लेकिन अगर ऑर्गेनिक मैटर बैक्टीरिया के लिए नया है तो पहले वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, इसको कहेंगे लैग फेज। लैग फेज दूसरा होगा लॉग फेज। अब उसको पता चल गया कि हाँ अपने इस तरीके का एनवायरमेंट है, अब तेजी से वो क्या करता जाएगा, अपने आप को इंक्रीज करता जाएगा, बायोमास को खा करके अपने आप को इंक्रीज करता जाएगा, उसको कहेंगे लॉग फेज। उसके बाद में उसका इंक्रीमेंट स्टेशनरी हो जाता है, लगभग जितना ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है उसको वो डिकम्पोज करता जा रहा है, आराम से स्मूथ चल रहा है सब कुछ। फिर यहाँ पे आके स्केर्सिटी शुरू होती है फूड की, अब भोजन कम पड़ने लग जाता है। भोजन कम करने के बाद फिर बैक्टीरिया बैक्टीरिया को खाना शुरू कर देता है और अपने आप को जाकर के खत्म कर लेता है। लास्ट का फेज है एंडोजेनस फेज। ठीक है, गॉट इट। इसको बना लो। अगर तुम कर्व का नाम देना चाहो तो इसको, इस वाले को कह देते हैं बायोमास कर्व, इसको कह देते हैं फूड कर्व या ऑर्गेनिक मैटर कर्व। बना लो उसको। लिख लिया सबने? अब इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। सो पहला है लैग फेज। लैग फेज, इन दिस फेज in this phase microorganisms get acclimated, microorganisms get acclimated। एक्लिमेटेड का मतलब होता है नए एनवायरनमेंट के लिए अपने आप को सेट करना। acclimated to food and environment, to
food and environment given to them, environment given to them. If the, चलो ठीक है, if the microorganisms are already familiar, if microorganisms are already familiar with the environment, with the environment and food, with the environment and food, then duration of lag phase is less. Then duration of lag phase is less. The growth of biomass in this phase is very less. The growth of biomass, the growth of biomass in this phase, growth of biomass in this phase is very less. Hence, it is termed as, hence it is termed, hence it is termed as lag phase. Termed as lag phase. सेकेंड है लॉग फेज. यहां इसकी जो इंक्रीमेंट है, नंबर ऑफ इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया, वो ज्यादा तेजी से होगा. इन लॉग फेज, in log phase, microorganisms reproduce rapidly. Microorganisms reproduce rapidly, rapidly, and there is corresponding decrease, and there is corresponding decrease in food. Food का मतलब organic matter. In ASP activated sludge process, we try to maintain system in log phase. We try to maintain system, try to maintain system in लॉग फेज. लॉग फेज में सिस्टम को रखने की कोशिश करते हैं. तीसरा स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज. In this phase, growth of biomass is slightly sustained. In this phase, in this phase, growth of biomass, in this phase, growth of biomass is slightly upscaled, is slightly upscaled or sustained due to endogenous respiration starts, due to endogenous respiration starts due to scarcity of food, due to scarcity of food. And lastly, endogenous phase. Lastly, endogenous phase. In this phase, in this phase, endogenous process increases.
increases due to depletion of organic matter, due to depletion of organic matter from the system, depletion of organic matter from the system. देख लो इसको, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि लास्ट है आज के लिए। बाद में कुछ टर्म समझने की कोशिश करेंगे कल, और इंपॉर्टेंट चीज यही है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी चीजें हैं सीवेज स्टेटमेंट में जिनको मैं डिक्टेट करूंगा, सिर्फ उनके बारे में लिखेंगे नहीं, क्योंकि नोट्स तुमको मैंने दे दिए हैं पहले, नोट्स अपने साथ में रखना। कोशिश करेंगे परसों ये खत्म हो जाए, कोशिश करेंगे परसों ये खत्म हो जाए। बाकी कल नई साल है, उसके लिए आपको बधाई हो सभी को, और कल मिलते हैं फिर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म करते हैं। ओके, सो सी यू ऑन टुमारो, तब तक के लिए गुड बाय।